बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया और हमने हमारी 1 एग्जाम भी डन कर ली। राइट? सबकी एग्जाम बहुत फाइन रही। आज से स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 4 नए राजा का चुनाव वो शुरू करेंगे। राइट? उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और इस चैप्टर के शब्दार्थ भी हम लोग देखेंगे। राइट? तो नाउ स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम हमारा एक वीडियो। राइट? तो स्टूडेंट, उसमें आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। तो चलो स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हमारा अंकुर भाग 3 चैप्टर नंबर 4 नए राजा का चुनाव। इस स्टोरी को सुनने से पहले मैंने जैसे कहा कि आप लोगों को एक स्टोरी सुना रही हूँ। राइट? तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी कहानी। राइट? ये भी एक राजा की, एक न्याय की, एक सच्चे इंसान की कहानी है। राइट? एक बार की बात थी, पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। क्या था उसका नाम? अली ख्वाजा। राइट? और वो बगदाद में रहता था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मक्का शरीफ यानी कि जो हम लोग जैसे कि यात्रा पर जाते हैं हिंदू, वैसे ही मुस्लिम जाति होती है, वो भी अपनी यात्रा पर जाती है मक्का शरीफ। राइट? तो उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा हो गई और उसने सोचा कि अभी वो मक्का शरीफ की यात्रा के लिए जाना चाहता है। फिर क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। क्या किया? वो अकेला रहता था, उसके घर में कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। तो इसलिए उसने सोचा कि उसके पास जो जमा पूंजी है, ये 1000 सोने की मोहरें, वो अपने मित्र के वहाँ रखने जाने का उसने निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। यात्रा के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली और बाकी की 500 उसने रख दी सेफ। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। क्या किया उसने? देखो, उसने उस मोहरे के ऊपर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उस घड़े को लेकर जिसमें मोहरे और उसके ऊपर तेल था, वो लेके वो अपने दोस्त मित्र वाजिद के वहाँ गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। क्या कहा अली ख्वाजा ने? यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रहकर जाना चाहता हूँ। अली ख्वाजा ने कहा कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर पर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। तो वाजिद ने कहा, वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। ये जो वाजिद था, उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये लो तहखाने की यानी कि तिजोरी की चाबी, आप अपना घड़ा खुद रख के आए और फिर जब वापस आना तब वो वहाँ से ले लेना। फिर इसी तरह अली ख्वाजा था, वो घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कि उनके घर कुछ गेस्ट आए थे और उनको खाना खाना देते हैं, डिनर करते हैं सभी साथ में, वैसी दावत थी। राइट? तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। क्या हुआ? तरह तरह के पकवान बने, बहुत सारे पकवान बने और इसीलिए ये उनके घर में तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। रात का समय था इसलिए मिल भी नहीं सकता तेल। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई और उसने वाजिद से क्या कहा? और उसने वाजिद से कहा, क्या कहा? कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए।
इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उसकी पत्नी है, वो क्या कहती है कि अभी दावत दी है उसने, मेहमान आए हैं, घर में तेल खाली हो गया है और रात भी हो गई है, तो तेल तो नहीं मिलेगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि आप अली ख्वाजा के घर जो घड़ा है उसमें से तेल निकाल लेते हैं, फिर वापस उसमें तेल भर देंगे। अभी रात को तो वो अली ख्वाजा नहीं आने वाला। ऐसा सुझाव उसकी पत्नी वाजिद को देती है। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। क्या हुआ? उसने पहले वो तहखाने में गया और वो घड़ा खोला, सील, और फिर उसने जैसे ही तेल को दूसरे घड़े में गया तो उसमें कुछ सिक्के की आवाज आई और उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। उसे क्या लगा कि घड़े में तेल के अलावा भी कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें हैं। फिर उसने तो देखा कि इसमें तो तेल के साथ साथ सोने की मोहरें भी है। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। देखो वाजिद ने यहाँ पर क्या किया कि मोहरें ले ली और उसको छुपा दिया और तेल लाकर अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया और उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। राइट, जैसे ख्वाजा ने पैक किया था ना, वैसे ही उसने उस घड़े में वापस तेल डालकर उस घड़े को बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। क्या किया वाजिद ख्वाजा ने, अली ख्वाजा ने, कि फिर वो बाहर से आया और घर में अपना सामान रखकर वाजिद के घर जाकर सारी यात्रा की बातें बताता है। और क्या कहता है, घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई और फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। वो तो उसने वहाँ पर तेल का घड़ा रखा था ना, तो वो लेकर वो वापस आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्योंकि उसने देखा कि वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए? हम तो जानते हैं कि वो सारी मोहरें वाजिद ने ले ली थी। अभी अली ख्वाजा को तो ये था कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है। अभी उसने तो तेल के घड़े में देखा तो कुछ भी नहीं था, मोहरें नहीं थी, इसलिए वो तो अपने सिर खुजाकर बैठ गया। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पांव दैट मीन्स कि वो वापस तुरंत ही वाजिद के पास गया और अपनी मोहरें मांगी। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। वाजिद ने तो उत्तर दे दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, आपने जहां पर तेल का घड़ा रखा था वहीं पर था। राइट, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? वाजिद तो देखो क्या करता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उससे हाथ भी नहीं लगाया, तो मुझे कैसे पता कि उसमें कुछ था? दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। अभी मोहरे की बात थी, वो भी 500 सोने मोहरे की, तो दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी। दोनों झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया था और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। और फिर कहा सभी ने कि आप ये सारी बातें राजा के पास ले जाओ, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। काजी यानी कि राजा, राइट, हमारी भाषा में राजा। और
ये ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा, क्योंकि अली ख्वाजा के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो बोल सके कि उसमें 500 मोहरें थी, नहीं थी, कुछ भी। इसीलिए उसे वापस लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। राइट, पहले काजी के पास गए तो उसके पास न्याय नहीं हुआ, फिर बगदाद के खलीफा यानी कि जो उसके मेन राजा होते हैं वो उसके मेन राजा के पास गए और उसने वहाँ अपनी अपील की और खलीफा ने भी उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। खलीफा ने क्या कहा कि अभी इन दोनों की बात को सुलझाने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। फिर ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। सारे छोटा गांव होता है ना, वहां पर ऐसा ही होता है कि सारी बातें प्रख्यात हो गई थी। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा ने देखा कि कुछ लड़के थे वो न्यायालय का खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। यानी कि कौन? ये लड़का जो न्यायाधीश बना है वो बहुत समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने क्या कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने तुम्हारा खेल देखा। राजा क्या कहते हैं खलीफा कि मैंने तुम्हारा खेल देखा और तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते कि मेरा नाम हसन है। इस लड़के का नाम क्या था? जो न्यायाधीश न्याय कर रहा था उसका नाम था हसन। कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने क्या कहा कि कल हमारे दरबार में आ जाना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़ों का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। तेलिया यानी कि तेल चेक करने वाले। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल तो 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। क्या सोचा, क्या समझे कि घड़े का तेल है वो अभी 2 महीने पुराना ही है। ऐसा एक तेली ने उत्तर दिया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया क्योंकि अली ख्वाजा था वो तो बोलने लगा, हजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। यानी कि सबको पता चल गया कि वाजिद था वो झूठ बोल रहा था। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी भरी प्रशंसा की। तो देखा स्टूडेंट आपने कि कैसा एक लड़का था। राइट, कितना सुंदर सा न्याय किया, सच्चा न्याय किया। सच की हमेशा जीत होती है। राइट, हम भी इसी लेसन में देखेंगे कि सच की कैसे न्याय होती है। शब्दार्थ को एक बात देख लेते हैं। प्रजा यानी कि आम लोग, योग्य यानी कि लायक या तो समर्थ, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, अंकुर यानी कि बीज और छोटे पौधे के बीच की अवस्था, सप्ताह यानी कि 7 दिन। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, 7 दिन नहीं पर 7 दिन। क्या आएगा? 7 दिन। राइट, और चर्चा यानी कि बातचीत।
राइट। तो ये थे इस चैप्टर के शब्दार्थ। फिर है अतिरिक्त पठन, रेल हमारी। तो ये है जो आप लोगों को रीड करना होता है, राइट। ऐसा जो काव्य होता है, काव्य या तो कोई लेसन, तो इससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल होती है वो बढ़ती है। तो आप लोगों को ये चैप्टर रीड करना है। चाहे तो हम लोग इसको एक बार रीड करेंगे, राइट, अगले सेशन में। तो थैंक यू स्टूडेंट। देखा जैसे कि कैसे हसन ने सच्चाई से अपनी बात जीती, तो हम भी अभी ऐसा लेसन देखते हैं, राइट। तो स्टूडेंट देखा कि प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा ने कैसा न्याय किया और प्रजा में एक लड़का था, उसने कैसा न्याय किया। तो यहाँ पर इस सेशन में, इस चैप्टर में भी जो एक राजा है, जो इसी प्रजा में से एक कोई राजा चुनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करता है वो आज हम लोग देखेंगे, राइट, कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले तो पेज नंबर हमारा 22, पेज नंबर 22, उसमें चैप्टर नंबर 4, नए राजा का चुनाव। बहुत पुरानी बात है, पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। देखो बहुत पुरानी बात है, हमेशा स्टोरी बहुत पुरानी बात की होती है, उससे हम लोग इस समय में, इस काल में भी कुछ नई बातें सीखते हैं। बहुत पुरानी बात है, पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। हर एक राजा को ऐसी चिंता सताती है कि उसके बाद प्रजा की देखभाल कौन करेगा, प्रजा को सुखी कौन रखेगा। तो यही चिंता इसे सता रही थी। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। राजा हमेशा ऐसा ही सोचता है कि उसे, उसकी जो प्रजा होती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई सही आदमी होना चाहिए। पर राजा के जो पुत्र थे, राजा के जो बेटे थे, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजा बनने के लिए योग्य हो, राइट। इसीलिए उसने अपने बेटों में से किसी को भी राजा बनाना ठीक समझा नहीं, क्योंकि वो एक योग्य राजा चुनना चाहते थे। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। अभी उसने तो सोच लिया था कि उसके एक भी बेटे में से वो किसी को भी राजा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कोई भी इसी योग्य नहीं थे। तो दूसरे राजा को चुनने के लिए वो कोई ना कोई उपाय सोचते रहते थे कि जिसके लिए उसे एक योग्य राजा मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया। किशोरों को यानी कि जो जुवानी की तरफ बढ़ रहे बच्चे जो छोटे होके बड़े होते हैं और एक किशोरावस्था में प्रस्थान करते हैं, ऐसे किशोरों को बुलाया, यानी कि लड़कों को, और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। क्या दिया राजा ने? सबको एक एक विशेष बीज दिया। कैसा बीज दिया? विशेष। याद रखना, राजा ने एक विशेष प्रकार का बीज सबको दिया, राइट। तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना, यानी कि जैसे हम लोग फसल को उगाने के लिए बीज को बोते हैं और उसी में से फसल निकलती है। तो तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इसको बीज को बो देना, इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। राजा ने क्या उपाय बताया? राजा ने क्या उपाय सोचा था और क्या कहा कि उन्होंने अपनी जनता में से, अपनी प्रजा में से सभी किशोरों को बुलाया और सभी को एक विशेष बीज दिया और कहा कि आप सब इस बीज को अपने घर जाकर बो देना। और
उसको हर रोज पानी देते रहना। अगर बीज को हम पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, राइट। तो बीज को हर रोज पानी देते रहना। और फिर 1 साल बाद, कितने बाद, 1 वर्ष बाद आप फिर मेरे पास आना। क्या कहते हैं, 1 वर्ष बाद। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, देखो हाँ राजा क्या बोल रहे हैं वो खास सुनना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूंगा। एकदम अच्छी वाली शर्त रख दिया राजा ने। क्या कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूंगा, राइट। देखो पूरी बात राजा ने क्या कहा कि राजा अपने बेटों में से किसी को भी बनाना नहीं चाहता था। उसने सभी किसी को एक एक बीज दिए और उन्हें ये सलाह दी कि सभी अपने घर जाकर इस बीज को बो देना, रोज पानी डालना और 1 वर्ष बाद मेरे पास वापस आना। जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा उसको मैं राजा बनाऊंगा, राजा के लिए चुन लूंगा। नाउ पेज नंबर 23 देखते हैं। घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। लियांग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। यहाँ पर हम लोग लियांग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लियांग, राइट। एक लियांग नाम का लड़का था और इसने भी उस बीज को घर जाकर एक गमले के अंदर बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन यानी कि हर दिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकला या नहीं। अंकुर यानी कि बीज से जब पौधा बनता है पूरा, उसकी जो प्रोसेस होती है तो उसको कहते हैं अंकुर। कोई छोटा सा बीज है, राइट, और उस बीज में से छोटा सा अंकुरी करके ऐसा एक अंकुर निकलता है, इसको अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुर। हमारी पाठमाला का भी नाम यही है, राइट। उसमें से अंकुर निकला या नहीं वो लियांग प्रतिदिन अंकुर को देखता रहता। अंकुर निकला या नहीं वो देखता। लियांग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकला या नहीं। दूसरे किशोर आपस में बात करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पेड़ दिखाई देने लगा, किंतु लियांग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। देखो सभी जो उसके साथ बाकी के सारे किशोर गए थे ना, उन सब तो आपस में बात किया करते थे कि मेरे गमले में तो अंकुर निकला, मेरे गमले में तो छोटा सा पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसी ऐसी बातें सभी लोग कर रहे थे। पर ये जो लियांग का गमला था उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई देता था, उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। 5-6 सप्ताह बीत गए। 5-6 सप्ताह यानी कि वीक, 5-6 वीक बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा। देखो फूटना होता है कोई भी बीज में से अंकुर, तो वो उस पर हम लोग पानी डालते रहेंगे तो 1 या 2 दिन में ही उसमें से अंकुर निकल जाएगा। विधि ना अगर टाइम लगता है तो 1 हफ्ते, मिनिमम 1 हफ्ते में तो उससे अंकुर निकल ही आता है, राइट। पर 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी उसमें से एक भी अंकुर फूटा नहीं था। सब बच्चे अपने पौधे की बातें करते थे। सब बच्चे क्या करते थे, अपने पौधे की बातें करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। सभी जो किशोर थे, सभी जो बच्चे थे, वो सब मिलते और अपने अपने गमले की, अपने अपने पौधों की बात करते और कहते रहते कि अभी 1 साल बीत जाएगा तो फिर राजा के पास जाएंगे। पर लियांग का उसके गमले में कुछ भी नहीं हुआ था। लियांग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। देखो सभी थे वो तो पूरे अपने गमले की बात कर रहे थे, पूरे अपने पौधे की बात कर रहे थे, बीज की बात कर रहे थे, पर लियांग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो वो तो एकदम उदास होने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की है। हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मैंने इसकी देखभाल सही नहीं की है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो
लियांग में को ऐसा लगा कि मैंने इस पौधे की ठीक से देखभाल नहीं की है, इसीलिए उसमें से कोई भी अंकुर नहीं फूटा। 1 वर्ष पूरा होने पर सभी किशोर अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। 1 साल पूरा हो गया और सभी किशोर थे वो अपना अपना पौधा लेकर राजा के पास जाने के लिए, महल में जाने के लिए तैयारी करने लगे। लियांग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर महल के में नहीं जाएगा, क्योंकि लियांग के गमले में तो कुछ भी नहीं निकला था। तो लियांग ने क्या कहा अपनी माँ से कि वो इस गमले को, खाली गमले को लेकर महल नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। उसकी माँ ने क्या समझाया, देखो उसको ऐसा बढ़ावा दिया कि तुम डरो मत, तुम्हारा जैसा भी है वैसा तुम लेके महल में जाओ, घबराओ नहीं। राइट, क्योंकि लियांग को खुद ऐसा फील हो रहा था कि सभी के गमले में अच्छे अच्छे पौधे निकले हैं, अंकुर निकले हैं, पर मेरे गमले में तो कुछ भी हिलचाल नहीं हुई है। तो वो थोड़ा सा घबरा रहा था और साथ ही साथ वो उदास भी हो गया था, पर इसलिए वो महल में जाना नहीं चाहता था। पर उनकी माँ ने उसे समझाया कि तुम घबराओ मत और जो भी तुम्हारे पास है वो लेके तुम महल जाओ। लियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती है। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। क्या हुआ कि उसको समझ में आया कि चलो माँ कहती है वो ठीक है, और वो अपना खाली गमला लेकर महल की ओर चल देता है। राइट नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसी के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टोरी भी देखी, वीडियो में मैंने भी आप लोगों को स्टोरी बताई और इस स्टोरी को भी हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। राइट, तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।